नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा लिए गए कई अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षु संघ ने अपनी मांगों को लेकर शिमला में किया जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा ने सरकार से प्रवासी हिमाचलियों का मेडिकल शिक्षा में 85% कोटा बहाल करने की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। पहली, तीसरी, 5वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये बैग मिलेंगे। वहीं प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के स्थान पर क्लर्क के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। ये पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के स्थान पर लिपि के 100 पद भरने और वर्ष 2022 और 23 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपि के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन और उत्पादक क्षमता में वृद्धि, पारंपरिक फसलों की पोषण सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करना है। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए पथकर इकाइयों की टोल फीस को कम करने, इसमें छूट देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल में मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का अनुबंध 6.18 करोड़ रुपए के बिना किसी कर भुगतान के साथ 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया, बशर्ते आबकारी विभाग ये सेवाएं आंतरिक स्तर पर अपने अधीन लाने के लिए तंत्र विकसित करेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंडी में नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना एवं विनियमन बिल 2021 प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत करने का फैसला लिया। बैठक में प्रदेश में सतत परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली चालित वाहनों के विकास और विद्युत चालित वाहनों के निर्माण में वैश्विक केंद्र बनाने और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इन वाहनों के लिए चार्जिंग अधोसंरचना विकसित करने और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण में लगे उद्योगों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शिमला जिला की जुनगा उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के अंतर्गत चरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में शहरी क्षेत्रों में लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स व रेडी वालों के लिए स्वीकृत ऋण के लिए हाइपोथिकेशन अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर न्यूनतम 10 रुपए करने का भी फैसला लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के सवाड़ में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल स्थापित करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के कसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और महूनाग स्थित स्वामाहू में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। वहीं चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मंडल और भरमौर क्षेत्र के सांच में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को स्वीकृति दी गई। बैठक में सोलन जिला के राजकीय महाविद्यालय कंडाघाट में गणित विषय की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आज 80 से अधिक जो है वो विषयों पर जो है वो चर्चा और निर्णय हुआ।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जो एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट्स हैं, जिसके कारण रिक्त खाली जो है वो पद रिक्त हो जाएंगे, 50 और पद जो हैं वो भरने को मंजूरी दी है। जिसका अर्थ है कि टोटल 150 पद लिपिक के जो हैं वो भरे जाएंगे। पिछली बार जो है जेओए के लिए किया था, लेकिन अब ये जेओए के स्थान पर क्लर्क जो है वो लिपिक जो है वो भरे जाएंगे, जिनकी एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स के मुताबिक जो है वो भर्ती होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र में भी जो हमारी कमिटमेंट है, उसी के अनुरूप अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत 1st, 3rd, 6th और 9th क्लासेस को जो है वो स्कूल बैग्स जो है वो वितरित किए जाएंगे, जिसका ई टेंडर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो टेंडर अवार्ड किया गया है, जिसमें L1 बिडर जो है वो मेसर्स हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस पर 9 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च होगा और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनाउंस कर रखा था, परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रदेश में अपने जो परंपरागत जो हैं वो अनाज हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्शन में उसकी में जो है वो बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो है ये अच्छे बीज के जो है वो संवर्धन करने की और उसकी सुरक्षा की जो एक योजना तैयार की है, उस योजना को लागू किया गया है, ताकि जो कृषकों की आय दुगनी करने की बात जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वो अपनी बजट भाषण में की है, उसके अनुरूप जो है उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो है वो कोविड-19 की स्थिति को देख करके जो टोल यूनिट्स हैं, उसमें जो है वो 20-21 के लिए जो है वो उनकी जो फीस है उसमें कंसेशन दी गई है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है वो ओरिजिनल जो टोल फीस थी उसी पर जो है वो अगली बिडिंग की थी या उसी के आधार पर उसको दे दिया गया था, लेकिन सारी असेसमेंट करने के बाद और गाड़ियों की आवाजाही का नंबर जो है वो उसको जानने के बाद जो है उसमें उनको कंसेशन जो है वो प्रदान की है। तो वो जून 20 से लेकर के सितंबर 20 तक के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक एक्साइज डिपार्टमेंट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, जो सारी जो है वो वैट इत्यादि की जो है वो सर्विसेज देती हैं, उसको जो है वो 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए जो है वो उनकी समय बढ़ा दिया है, जिस पे टोटल खर्चा जो है वो 6.18 करोड़ होगा। और एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है कहा गया है कि वो इसको भविष्य में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो तैयार करे, ताकि ये सारी जो टाटा कंसल्टेंसी है उसकी सर्विसेज जो है टेक ओवर की जा सके।
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में 10,000 कृषि उत्पादक संगठन के गठन के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि कृषि उत्पादक संगठन के गठन एवं संवर्धन संबंधी केंद्र सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि किसानों को एफपीओ से जोड़ने पर उनकी आय में आवश्यक रूप से बढ़ोतरी होगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला शिमला के 8 विकासखंड में कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया गया है, जिसमें क्लस्टर आधारित व्यवसायी संगठन अरावली ने रामपुर, कुपवी, रोहडू, चिड़गांव, चौपाल और डिवाइन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा ठियोग, मशोबरा और बसंतपुर विकासखंड में गठन किया गया है। प्रदेश हाईकोर्ट शिमला ने जेबीटी भर्ती मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे। वहीं जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ हिमाचल प्रदेश ने इस फैसले पर विरोध जताया है। मंगलवार को संघ द्वारा राजधानी शिमला में विशाल रैली निकाली गई, जो टॉलेंट से होते हुए सचिवालय तक जानी निर्धारित थी, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा रैली को टॉलेंट में ही रोक दिया गया। प्रदेश हाईकोर्ट शिमला ने जेबीटी भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई की ओर से निर्धारित नियम एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट के इस फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें भी जेबीटी भर्ती के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि वो बीएड डिग्री धारक होने के साथ टैट उत्तीर्ण भी हैं और एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए भी पात्रता रखते हैं। वहीं जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ हिमाचल प्रदेश ने इस फैसले पर विरोध जताया है। मंगलवार को संघ द्वारा राजधानी शिमला में विशाल रैली निकाली गई, जो टॉलेंट से होते हुए सचिवालय तक जानी निर्धारित थी, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा रैली को टॉलेंट में ही रोक दिया गया। इस दौरान रैली में सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौजूद रहे और प्रदर्शनकारियों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि संघ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अभिषेक ठाकुर ने कहा कि संघ अपने हक की लड़ाई को मिलकर लड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष को मजबूती से रखे और उन्हें न्याय दिलाए। तो अभी जो माननीय हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया था, जिसमें बीएड वालों को यहाँ पे जेबीटी में शामिल किया गया है। पिछले 3 वर्षों से हम जो है काफ़ी इस विषय से जूझ रहे थे, जिसमें जो बीएड वालों को जेबीटी में शामिल करने के लिए, लेकिन हम इसका कड़ा विरोध कर रहे थे कि जेबीटी में जो है जेबीटी की टीचर लगने चाहिए और बीएड वाले जो है बीएड के लगने चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो है जेबीटी के अलग से कॉलेज खोले गए हैं, अलग से ट्रेनिंग होती है, अलग से डाइट और प्राइवेट कॉलेज हैं, 40 कॉलेज यहाँ पे सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पे बीएड वालों के अलग से कॉलेज है। तो दिखती सी बात है, कुछ ना कुछ तो डिग्री और डिप्लोमा में यहाँ पे अंतर होगा, ट्रेनिंग में डिफरेंस होगा यहाँ पे, इसीलिए जो है 40 कॉलेज अलग से खोले गए हैं, बीएड वाले कॉलेज अलग से हैं। और भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि जेबीटी के लिए जो 12th जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती है, और बीएड वालों के लिए जो है ग्रेजुएशन होती है। और जेबीटी जो है आपके उसमें जो 5 उसमें टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं और बीएड में हमारे 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ के पीछे हमारा यहाँ पे एक कड़ा संघर्ष चला हुआ था। अभी पिछले 3-4 दिनों पहले जो एक डिसीजन माननीय हाईकोर्ट द्वारा आया, इसमें हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो जस्टिस हो रहा है ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो तर्क संगत नहीं है। क्योंकि एक अगर जस्टिस होना चाहिए तो पूरे देश में एक प्रकार का जस्टिस होना चाहिए, जहाँ पे 3 दिन पहले जो है 1 दिन पहले जो है हमारा राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन होता है, उसमें बीएड वालों को जेबीटी से बाहर किया जाता है, उसी नोटिफिकेशन को यहाँ पे वहीं पे रद्द किया जाता है और हिमाचल में उस नोटिफिकेशन के बेस पे जो है जेबीटी में बीएड को शामिल किया जाता है। तो अगर जेबीटी जब उस नोटिफिकेशन को 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन को जोधपुर हाई कोर्ट जब रद्द करता है, तो हिमाचल हाई कोर्ट ने उस बेस पे यहाँ पे बीएड वालों को कैसे शामिल किया।
अगर जस्टिस वहाँ भी जैसा है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। एक तो हमारा ये भी क्वेश्चन है। और दूसरा, अगर हिमाचल सरकार सच में ही अगर जेबीटी का कॉलेज चलाना चाहती है, जेबीटी के बारे में कुछ भला चाहती है, जेबीटी के प्रशिक्षु जो यहाँ पे 40 से 50 हज़ार जो यहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं और लगातार हर साल 3500 से 4000 के तकरीबन जो हर साल ट्रेनीज यहाँ पे ट्रेनिंग करके आते हैं, तो उनके लिए जो है सरकार हाई कोर्ट में भी रिव्यू डाले और साथ में ज़रूरत पड़ती है तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी डाले। क्योंकि पहले भी देखा गया हुआ है कि माननीय जो सरकार है, पहले भी पैरापैट और एसएमसी जैसे केसेस के लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हुई है। तो अभी हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो इनके द्वारा जो 40 के 40 जो कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, उनके पीछे कुछ संज्ञान लें और ठोस कदम उठाए। हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मुलाकात कर उन्हें ठेकेदारों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार विज ने बताया कि पिछले 3 महीनों से सरकार ठेकेदारों को विभिन्न निर्माण कार्यों की पेमेंट नहीं कर रही है, जिस वजह से विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार को चेताया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट नहीं की गई तो कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश भर में काम बंद कर देंगे और सभी मशीनों को सचिवालय के बाहर खड़ा कर देंगे। हम डीसी साहब से मिले हैं आज। डीसी साहब को हमने रॉयल्टी का मुद्दा उठाया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की पिछले 3 महीने से कोई भी पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के काम या तो बंद होने को जा रहे हैं या धीमे पड़ गए हैं। और जब तक सरकार हमारी पेमेंट रिलीज़ नहीं करती, कुछ 1 हफ्ते का टाइम हमने सरकार को दिया है इसमें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाए, अदरवाइज़ हम पूरे स्टेट में काम बंद कर देंगे और अपनी मशीनरी सारी पार्क कर देंगे। हम इनसे ENC से भी मिले हैं, सेक्रेटरी से भी मिले हैं, सबको अपने रिप्रेजेंटेशन हमने सबको दे दिया है। CM साहब को भी कई बार मिल लिए, मगर उसका रिजल्ट आज तक कुछ नहीं मिला। अपना निर्णय तो हमारा यही होगा कि पूरे स्टेट में काम हम बंद कर देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे और अपनी मशीनरी पार्क कर देंगे सेक्रेटरीट के। हमारे पास लगभग 10,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनके पास हर ठेकेदार के पास 200, किसी के पास 300 लेबर हैं, स्टाफ है, सब आइडल बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है। आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश के ऊपरी जिलों यानी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, शिमला व कुल्लू के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक येलो अलर्ट और 4 से 6 दिसंबर तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी की संभावना बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 1 सप्ताह में प्रदेश के ऊपरी जिलों यानी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला व कुल्लू के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 1 से 3 दिसंबर तक येलो अलर्ट और 4 से 6 दिसंबर तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना है। उन्होंने प्रदेश के मौसम में आने वाले बदलावों की विस्तृत जानकारी दी। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 2 पश्चिमी विक्षोभ जो है अप्रोच कर रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी देंगे। उसमें पहला स्पेल जो है वो 1 से 3 दिसंबर के बीच में है और उसमें जो प्रदेश के ज़िला हैं, ऊपर के क्षेत्र के ज़िला हैं, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और जो शिमला और कुल्लू के जो ऊपर के हिस्से हैं, यहाँ स्नोफॉल होने की संभावना है 2 और 3 तारीख को, बल्कि कल से शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। फिर 2 तारीख में तो स्नोफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ पे कुछ हिस्सों में जो है हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है, जो 3 ज़िले हैं। उसके बाद फिर से जो है 4 तारीख के आसपास लेट 4th को और 5 और 6 तारीख को फिर से एक एक्टिव वेट स्पेल होने वाला है। उसमें प्रदेश में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश भी होगी और जो ऊपर के ज़िले जैसे मैंने बताया कि उसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और मंडी, इनके भी जो ऊपरी हिस्से हैं यहाँ पे बर्फबारी होगी और कुछ जगहों पे भारी बर्फबारी भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ में विजिबिलिटी कंडीशंस भी पुअर जाती हैं, क्योंकि
क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं, तो वो भी संभावना है। तो कुल मिला के ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर थोड़ा वेट वेदर का रहेगा प्रदेश में। और जो हाईवेज़ हैं जहाँ पे नेशनल हाईवेज़ 5 और 21, इनमें भी जो है जो ट्रैफिक है, कम्यूटर्स हैं, उनको दिक्कत बीच बीच में आ सकती हैं। और जो टूरिस्ट रोहतांग वगैरह में जाते हैं, टनल के अलावा जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी सर्विसेज होती हैं जैसे बिजली है, पानी है, जो कि इससे प्रभावित होते हैं, तो उनके ऊपर भी असर आ सकता है। तो ये जो है कुल मिला के 2 पश्चिम विक्षोभ होने की वजह से बीच में खराब मौसम रहेगा। मंगलवार को बिलासपुर जिला प्रशासन फील्ड में उतर आया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सदर एसडीएम सुभाष गौतम ने अपनी टीम के साथ बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर, रौड़ा सेक्टर व कोसरिया सेक्टर में घर घर जाकर औचक निरीक्षण किया। ऐसे में एसडीएम ने पाया कि कई स्थानों पर मकानों में कार्य कर रहे मजदूरों ने मात्र एक ही डोज लगाई है। एसडीएम ने बताया कि 3 मोबाइल टीमें शहर में गठित की गई है। वहीं पूरे जिले की बात करें तो 13 टीमें इस वक्त जिला में कार्य कर रही हैं। कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन फील्ड में उतर आया है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन का पूरा डोज कंप्लीट करें, इसके लिए जिला प्रशासन ने टीमें गठित की हैं और ये टीमें अपने अपने स्थानों पर निरीक्षण के लिए निकल गई हैं। मंगलवार को इसी कड़ी में सदर एसडीएम सुभाष गौतम ने अपनी टीम के साथ बिलासपुर नगर के डियारा सेक्टर, रौड़ा सेक्टर व कोसरिया सेक्टर में घर घर जाकर औचक निरीक्षण किया। ऐसे में एसडीएम ने पाया कि कई स्थानों पर मकानों में कार्य कर रहे मजदूरों ने मात्र एक ही डोज लगाया है। ऐसे में एसडीएम द्वारा तुरंत प्रभाव से मोबाइल टीम को इसकी जानकारी दी गई और मोबाइल टीम ने मौके पर पहुंचकर इन मजदूरों का वैक्सीनेशन किया। एसडीएम ने बताया कि 3 मोबाइल टीमें शहर में गठित की गई हैं। वहीं पूरे जिले की बात करें तो 13 टीमें इस वक्त जिला में कार्य कर रही हैं। एसडीएम ने बताया कि कोविड-19 अभियान को पूरी तरह से गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ये टीमें गठित की गई हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम व प्रशासनिक अमला अपने क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि 5 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वैक्सीनेशन के डबल डोज के अभियान को पूरा करने के लिए बिलासपुर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन डबल डोज के अभियान को पूरा करने के लिए अब फील्ड में उतर आया है और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन की डबल डोज लगाई जा रही है। देखिए, शहर में जितने भी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या उनको सेकेंड डोज नहीं लगी है, तो उनको प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जो है टारगेट किया जा रहा है। ऐसे काफ़ी जो बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको टारगेट हम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी अनवैक्सीनेटेड ना रहें। कुछ लोग जो है इस कैंपेन में जो है ऐसा देखने में आया, कुछ लोगों ने अभी सेकंड डोज नहीं लगवाई है जबकि वो ड्यू हैं। ऐसे ही हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या कोई झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, तो वहाँ भी ये मुहिम जो है जारी है। नोडल ऑफिसर जो है पूरे क्षेत्र में लगाए गए हैं आज, और बस स्टैंड से लेके जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम ऐसे लोगों को ट्रैक कर रहे हैं ताकि जो 100% वैक्सीनेशन का हिमाचल का टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। आयुष विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते वर्ष 2021 में भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शुगर व खून की जांच की गई। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ये जानकारी जिला शिमला के आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर पवन जैरथ ने मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभाग की ओर से रोहड़ू में किसानों व बागवानों को औषधीय पौधे भी वितरित किए गए। साथ ही उन्हें औषधीय पौधों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। हर साल 12 कैंप्स लगाए जाते हैं। इससे पहले हमने रामपुर बुशहर के सरपारा जो अति दुर्गम क्षेत्र पड़ता है उसमें, और नीरबा के मनुट्टी वो भी अति दुर्गम क्षेत्र में पड़ता है उसमें, और संधू ब्लॉक के अंतर्गत क्या इसमें संधू ब्लॉक सरोग में और रावला के आर में मेडिकल कैंपों का आयोजन किया, और लोगों का आयुर्वेद की तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा और लोगों को हमने मुफ्त दवाइयाँ भी दी। इसके अतिरिक्त हमने शुगर के और एनीमिया के टेस्ट भी किए। और इससे पहले रोहड़ू के बड़ाड़ा गांव में हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया। उसमें विभाग के द्वारा किसानों को हमने कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, औषधीय पौधों
औषधीय पौधे वितरित किए और किसानों को हमने प्रोत्साहित किया कि वो औषधीय पौधे की खेती करें। उसमें हमें 30 फुट की चौरा रेवन चीनी आदि पौधे जो वितरित किए, ताकि जो और फ्री ऑफ कॉस्ट ये पौधे हमने उनको दिए। और इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, उनकी हमने वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगाई हुई है। जैसे रिच के ऊपर हमारे डॉक्टर सुपरविजन में लगाए हुए मैंने, और ओल्ड बस स्टैंड शिमला में, ISPT शिमला में भी हमने वैक्सीनेशन जो चला हुआ आजकल, उसमें हमने डॉक्टरों को सुपरविजन के लिए डिप्यूट किया हुआ है। कोविड से रिलेटेड जो अभी कोविड चला हुआ है, जो कोविड जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार वो नियमों का पालन करें। जैसे हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइजर का यूज़ करें और इसकी मास्क वियर करें, क्योंकि कोविड का अभी तक थर्ड वेव्स का भी खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी कोविड के कई टाइप्स जो है वो सामने देखने को आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी अभी तक कुछ नया जो है वो कोविड का रूप देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जून महीने में जब कोविड काफ़ी चरम सीमा पर था, उस समय हमारे विभाग के द्वारा आयुष घर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था। उसमें कोविड में जो आइसोलेशन में जो पेशेंट थे उनके लिए वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। उसमें जो था हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उसमें हमने ग्रुप्स के तहत जो कोविड के जो पेशेंट जो आइसोलेशन में जो पेशेंट थे उनको हमने व्हाट्सएप के थ्रू और क्या उसमें हमने लोगों को जो कराया। और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर साहब जी के द्वारा आयुष कार्ड द्वारा जो सेकंड फेज शुरू हुआ, उसमें जो कोविड के पेशेंट के अतिरिक्त जो पोस्ट कोविड थे, कोविड के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें भी हम सेकंड फेज शुरू हुआ और वो भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और मैं ये लोगों को गाइड करना चाहता हूं कि वो फ्यूचर में, क्योंकि जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनको टीबी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कृपया करके वो अपना ध्यान रखें। जिला स्तरीय कला उत्सव के दौरान पोर्टमोर स्कूल की छात्रा गीतांजलि ठाकुर ने क्लासिकल डांस में प्रथम स्थान, गुंजन ठाकुर ने क्लासिकल वोकल में प्रथम स्थान, ट्रेडिशनल फोक में परी ने द्वितीय स्थान और चित्रकला प्रतियोगिता में ललिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने बच्चों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। पोर्टमोर स्कूल छोटा शिमला की छात्राएं ज्ञान विज्ञान के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी आगे हैं। जिला स्तरीय कला उत्सव के दौरान पोर्टमोर स्कूल की छात्रा गीतांजलि ठाकुर ने क्लासिकल डांस में प्रथम स्थान, गुंजन ठाकुर ने क्लासिकल वोकल में प्रथम स्थान, ट्रेडिशनल फोक में परी ने द्वितीय स्थान और चित्रकला प्रतियोगिता में ललिता ने तीसरा स्थान हासिल किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों की उपलब्धि पर अभिभावकों को बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद ने बताया कि स्कूल में आयोजित परीक्षाओं में 98% छात्राओं ने भाग लिया है और संभावित कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद विद्यालय परिसर में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने अध्यापक वर्ग, अभिभावकों और छात्राओं की सतर्कता को श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कल्चरल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ऑनलाइन कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत देशभक्ति गीत राइटिंग, लोरी राइटिंग और रंगोली मेकिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया है। अपेक्षाएं थी, संभावना थी कि शायद कोविड की तीसरी लहर कहीं आ ना जाए और बच्चों को प्रभावित करे, लेकिन ऐसा कोई भी मामला विद्यालय के अंदर नहीं आया और बड़े जो है परीक्षाएं बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है वो होती रहीं और अब संपन्न की ओर जो है परीक्षाएं होने जा रही है। केवल मात्र 1-2 परीक्षाएं, क्योंकि जो हमारी 10th और +2 की परीक्षाएं हैं ये 6 तारीख तक चलेंगी। 10th की तो 2 को लास्ट पेपर है और उसके बाद 6 को हमारा +2 कक्षा का फाइनल पेपर होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया समय हमारा निकला है कि हमारे पास, क्योंकि लगभग 1685 छात्राएँ इस विद्यालय के अंदर हैं जो परीक्षाएं में बैठी और पूरा यहाँ पे ख्याल रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम था उसको सुदृढ़ किया गया, ताकि ऐसा कोई मामला विद्यालय के अंदर ना आए जिससे परीक्षाओं पर जो है वो प्रभाव पड़े। तो मैं अपने पूरे सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इन छात्राओं का पूरा ख्याल रखा और विशेषकर मैं इनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक अटेंडेंस की बात अगर हम करना चाहें तो हमारे पास 98% छात्राओं ने जो है यहाँ परीक्षाएँ दी हैं। केवल मात्र कुछ एक छात्राएँ, हो सकता है शायद वो छात्राएँ इस विद्यालय को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे एडमिशन लिया था, हो सकता है
बाद में उन्होंने किसी और स्कूल में, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन अब तक हम तक नहीं पहुंच पाई है, हमने उनसे टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया लेकिन वो कांटेक्ट नहीं हो पाए। तो छुटपुट कुछ एक छात्राएं हैं 2-4 जो जिन्होंने परीक्षाओं में जो नहीं बैठी हैं, बाकी सभी छात्राएं जो परीक्षा में बैठी है, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है संकेत शिक्षा के प्रति मुझे लगता है छात्राओं का आया है, अभिभावकों का आया है और सभी चाहते हैं कि अब जो है विद्यालय पूर्ण रूप से सुचारू रूप से जो है चलता रहे। 2018 में हिमाचल सरकार ने उन छात्रों को 85% हिमाचली कोटे से बाहर कर दिया है जिनके माता पिता राज्य से बाहर निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले का अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा ने विरोध किया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त मोर्चा के कोर प्रतिनिधि राजेंद्र ठाकुर ने सरकार से इस फैसले को बहाल करने की मांग की। लाखों प्रवासी हिमाचली बच्चे जिनके माता पिता दूसरे राज्यों में निजी क्षेत्रों में कार्यरत है, उन्हें वर्ष 2018 से चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश लेने से प्रतिबंधित किया गया है। 2018 में हिमाचल सरकार ने उन छात्रों को 85% हिमाचली कोटे से बाहर कर दिया है जिनके माता पिता राज्य से बाहर निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सरकार के इस भेदभावपूर्ण फैसले के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर और देश के सभी हिमाचली सामाजिक संगठन एक मत और पूरी एकजुटता के साथ हिमाचलियों के प्रति दोहरे मापदंड और 2 श्रेणियों में विभाजित करने के सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने और इस भेदभावपूर्ण नीति को वापस लेने का अनुरोध किया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा के कोर प्रतिनिधि राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सभी हिमाचलियों को शिक्षा के समान अधिकार के संबंध में हिमाचल के सभी माननीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ पत्राचार के माध्यम से उनकी मांग का समर्थन करते हुए अपेक्षित सहयोग का अनुरोध करना चाहिए। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा के कोर प्रतिनिधि राजेंद्र ठाकुर ने सभी हिमाचलियों को शिक्षा के समान अधिकार के संबंध में हिमाचल के सभी माननीय मंत्री, विपक्षी नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ पत्राचार के माध्यम से उनका मांग का समर्थन करते हुए अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे जल्द इस ओर कोई कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो एक बैठक आयोजित कर इस पर रणनीति बनाई जाएगी। अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा दिल्ली में सभी हिमाचली सामाजिक संगठनों ने मिलकर बनाया है और इसमें सभी हिमाचलियों के एक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हैं और हमारी मांग है सरकार से कि जो प्रवासी हिमाचलियों को चिकित्सा शिक्षा में 85% राज्य कोटे से बाहर किया है उसे बहाल किया जाए। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम इसी विषय को लेकर सभी संस्थाएं एकजुट हैं और अगर इसमें सरकार कोई जल्दी निर्णय नहीं लेती है तो दिल्ली में सभी संस्थाएं इकट्ठी होकर अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा श्री राजेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम एक तो गैर हिमाचली हो गए, बात ये नहीं है, हम 15 लाख हिमाचली करीब हिमाचल से बाहर हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम सारे ही तो मेडिकल में एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन आपने सभी हिमाचलियों को गैर हिमाचली घोषित कर दिया, ये ठीक नहीं है और इसमें सरकारी गैर सरकारी सभी जो है इस निर्णय से प्रभावित है। स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल के 77वें जन्म दिवस के अवसर पर रमेश एंड शारदा अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा शिमला के रिज मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ राज्य निर्वाचन अधिकारी सीपाल रासू ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और किसी व्यक्ति द्वारा दान किया गया रक्त खून की कमी से जूझ रहे किसी रोगी को जीवन दान दे सकता है। वहीं आयोजकों ने बताया कि स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल के 77वें जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजकों ने लोगों से अग्रवाल फाउंडेशन के साथ जुड़कर जनसेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज एक ये जो रमेश चंद्र अग्रवाल जी फाउंडर थे, चेयरमैन थे, उनके जो 77th बर्थडे के जो दिन के अवसर पे आज एक बढ़िया एक रक्तदान के शिविर पूरे भारत देश में जो पूरा जगह पे आयोजन किए जा रहे, खास करके नॉर्थ इंडिया में, जो वो उसी तरीके शिविर आज ये शिमला में भी करी जा रहे। उसमें IGMC के जो
डॉक्टर के माध्यम से एक शिविर लगी जा रहे हैं। सो अभी तक जो 1 घंटे में ही लगभग 12 यूनिट ब्लड ऑलरेडी कलेक्ट होगी। ये 5 बजे तक चलेगी। ये बहुत अच्छे पुण्य कार्य है, जैसे रक्तदान जीवन दान बोलते हैं। ये आपने ठीक कहा, जो रक्त का जो कोल्ड पीरियड है, विंटर पीरियड में बहुत कमी पड़ जाता है। बहुत अच्छा पुण्य कार्य है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देते हैं ताकि जो ये जीवन बचने के कार्य ये आज ये शुरुआत की। और मैं जो यहाँ के जो शिमला वासी हैं, जो यहाँ के जो भी नागरिक हैं, जो अपने जो वॉलंटियर्स हैं ब्लड डोनेट करना चाहेंगे, वो आके यहाँ ब्लड डोनेशन दे, जाके लोगों को जीवन बचे। ये हमारे चेयरमैन साहब का 77वां जन्मदिवस है, जिस पे हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर हम जगह जगह पर ऐसे शिविर पूरे हिंदुस्तान में हर हमारे सेंटर पे जहाँ जहाँ हमारा एडिशन है, हमारा ब्यूरो ऑफिस है, हर जगह ऐसे शिविर लगते हैं और काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ करते हैं थ्रू हमारा जो ये एक फाउंडेशन है, रमेश चंद्र अग्रवाल एंड शारदा फाउंडेशन के है। तो हमारी इस पे लोगों से आगे रहता है कि इसमें आके जुड़े, इससे जन सेवा में आके हमारा सहयोग दें। डॉक्टर की टीम IGMC से और शिमला नर्सिंग कॉलेज की टीम भी हमारी मदद कर रही है इसमें। और हमारी सबसे फिर से एक बार आग्रह है कि यहाँ के रक्तदान जरूर करें। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।